हाँ जी स्टूडेंट्स, आज +2 में आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टार्ट करवा रखा था बेटा। तो अब देखिए, अब उसके आगे का टॉपिक हम डिग्रीज़ कर चुके थे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मैंने आपको 5 डिग्रीज़ करवाई थी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कैसे करते हैं। तो ये मेजरमेंट पे आपको ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आता है, इवन सम्स भी आते हैं। तो आज पहले हम थ्योरी का पोर्शन कवर अप करेंगे। तो देखिए, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, हिंदी में इसे बोलते हैं कुल व्यय विधि। फिर आता है प्रोपोर्शनेट मेथड, अनुपातिक विधि। और फिर आता है ज्योमेट्रिक मेथड, ज्यामितीय विधि। इसके और भी नाम है, पॉइंट इलास्टिसिटी भी है इसका नाम, या आपको ग्राफिक मेथड भी इसे हम बोलते हैं। ये आपको आगे बताऊंगी। तो अब देखिए, फर्स्ट मेथड हम पहले करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को हिंदी में हम बोलते हैं कुल व्यय विधि। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है बच्चों, जब हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है टोटल एक्सपेंडिचर। मतलब हम कितनी चीज़ें खरीद रहे हैं, किस कीमत पे खरीद रहे हैं, तो वो हमारा कुल खर्चा हो जाता है। तो अब हम यहाँ इलास्टिसिटी टोटल एक्सपेंडिचर से कैलकुलेट करेंगे। तो क्या होता है देखिए, इसमें अंडर दिस मेथड, इस मेथड में टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है, वी फाइंड आउट, हम क्या पता लगाएंगे, हाउ मच मतलब कितनी, एंड इन व्हाट डायरेक्शन, और किस डायरेक्शन में टोटल एक्सपेंडिचर चेंजेस, टोटल एक्सपेंडिचर चेंज हो जाता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज होने से। देखिए, अभी तक आप पढ़ रहे थे कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंजेस होते हैं, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, प्राइस में चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कितना और किस डायरेक्शन में चेंजेस हो रहा है, इसे मापना हम कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। देयर आर 3 पॉसिबल सिचुएशंस। अब इसके लिए 3 सिचुएशन, पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन क्या हो जाती है, इफ़ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस, अगर मान लो हमारी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, मेक्स नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, लेकिन हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, हमारी इलास्टिसिटी 1 है। 1 का मतलब क्या है, वो यूनिटरी है, वो इकाई लोचदार है। दोबारा से बता रही हूँ, अगर प्राइसेस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस ना आए, तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी 1 है। इफ़ देयर इज़ इंक्रीज इन प्राइस, अगर मान लो प्राइस बढ़ जाती है, सेकंड सिचुएशन देखिए क्या है, अगर प्राइस बढ़ जाती है, इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर, और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए, या प्राइस डिक्रीज हो जाए और टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो जाए, मतलब पॉजिटिवली दोनों में चेंजेस हों, एक बढ़ता है दूसरा बढ़ जाए, एक कम हो जाता है दूसरा कम हो जाए, तो इसका मतलब हमारी इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1 है। इसको हम कहेंगे लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है, इकाई से कम लोचदार। थर्ड सिचुएशन देखो क्या हो सकती है, इफ़ देयर इज़ डिक्रीज इन प्राइस, अगर प्राइस कम हो रही है, मेक्स इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाता है, एंड इंक्रीज इन प्राइस, और प्राइस इंक्रीज होने पे टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाता है। मतलब दोनों में उल्टा रिलेशन है, एक के बढ़ने पे दूसरा कम हो रहा है, एक के कम होने पे दूसरा बढ़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हमारी इलास्टिसिटी है ग्रेटर देन 1, हमारी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन, इसे हम बोलेंगे यूनिटरी। तो ये 3 पॉसिबल सिचुएशंस होती हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को मेजर करने के लिए। देखिए, इसको मैं ऐसे भी समझा सकती हूँ आपको, यहाँ मैंने लिखा इलास्टिसिटी, यहाँ मैंने लिखा प्राइस, यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1। ये लेस देन 1 है, ये इक्वल टू 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है। लेस देन 1 कब होगी, जब प्राइस बढ़े टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, प्राइस कम हो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए, मीन्स दोनों में जो पॉजिटिव रिलेशन होगा तो हम क्या कहेंगे, लेस देन 1। अगर प्राइस बढ़े, कोई चेंज नहीं हुआ टोटल एक्सपेंडिचर में, कम होने पर भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे, इक्वल टू 1। और अगर प्राइस बढ़ी, ये कम हो गया, ये कम हुई, तो ये बढ़ गया, मीन्स नेगेटिव दोनों में आ रहा है रिलेशन, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज़ ग्रेटर देन 1। अब देखिए, इसको मैं एक शेड्यूल की टेबल की हेल्प से आपको बता रही हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ प्राइस लिखी, यहाँ क्वांटिटी लिखी, मैंने प्राइस को कम कर दिया 10 से 1, क्वांटिटी को मैंने 1 से 10 कर दिया। अब देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 इंटू 1, 9 इंटू 2, 8 इंटू 3, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये सारा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए अब देखिए,
प्राइस 10 से 9 हुई, कम हुई, 9 से 8 कम हुई, 8 से कम हुई, यहाँ तक देखो कम हुई। तो यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर देखो बढ़ रहा है, 10 से 18, 24, 28। जब प्राइस कम हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, मीन्स सिचुएशन ए, नेगेटिव रिलेशन है दोनों में, तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। उसके बाद देखिए, अगर प्राइस हमारी कम हो रही है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर देखो 30 का 30 है, प्राइस तो देखो यहाँ पे क्या हुई, 6 से 5 हो गई, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे, सिचुएशन बी है, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। थर्ड सिचुएशन देखिए, प्राइस तो हमारी कम हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, 28, 24, 18, 10, तो पॉजिटिव है सी सिचुएशन, तो हमारी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। फिर इसी को मैंने वर्ड्स में भी बता दिया। यूनिटरी इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी 1 कब होगी, इट इज़ शोन इन सिचुएशन बी में बताया, जब हमारी प्राइस फॉल होकर 6 to 5 हो जाती है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंजेस नहीं होती है, तो हमारी इलास्टिसिटी 1 है। ग्रेटर देन यूनिटरी कब होगी, ये सिचुएशन ए में होगी, जब प्राइस डिक्रीज़ हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे 10 से 9, 8, 7, 6 हमारा इस तरह से हो रहा है, और टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होकर 10, 18, 24, 28, 30 हो गया, तो यहाँ हमारी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर दैन 1 हो जाएगी। थर्ड, लेस देन यूनिटरी। लेस देन यूनिटरी में देखिए, ये सिचुएशन सी में आता है, जब प्राइस हमारी कम होती है, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है, मतलब प्राइस 4 से 3, 2, 1 हुई, टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज़ हो गया, 28, 24, 18, 10 हुआ, तो ये हो जाएगी लेस देन 1। अगर मैं इसको डायग्राम में शो करूँ तो देखो बेटा, पहले आप यहाँ पे हम हमेशा लेते थे क्वांटिटी, अब हम क्या लेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे हम लेते हैं प्राइस, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने 3 कर्व्स बनाई, एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे, इनको नाम दे दें ए, बी, सी, डी। अब देखिए, पहले बी सी को देखिए, बी सी डिमांड कर्व है मान लो। अब देखो, प्राइस इतनी है, मान लो ओ पी, तो टोटल एक्सपेंडिचर देखो कितना हुआ, ओ टी, प्राइस कम की तो भी टोटल एक्सपेंडिचर इतना है, प्राइस को बढ़ा दो थोड़ा सा तो भी टोटल एक्सपेंडिचर, P1 किया, P2 किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब B से लेके C तक हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इक्वल टू 1, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब आप ऊपर वाले में देखिए, अगर प्राइस इतनी है P3, टोटल एक्सपेंडिचर देखो कितना है, यहाँ पे T1 लिख देते हैं। अब प्राइस को कम किया मैंने, तो देखो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, बढ़ा दो प्राइस को, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, है ना, उल्टा रिलेशन हो गया, हम कहेंगे इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1। अब इधर आ जाइए, मान लीजिए प्राइस इतनी है, टोटल एक्सपेंडिचर इतना, प्राइस को बढ़ा दिया तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, देखो, तो हम क्या बोलेंगे, ये कर्व क्या बताती है, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। तो इसे इस ढंग से हम शो करते हैं। अब देखिए, सेकेंड मेथड आ जाता है प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड, जिसे अनुपातिक या प्रतिशत विधि बोलते हैं। दिस मेथड इज़ गिवन बाय मार्शल, ये मार्शल ने दिया था, डॉक्टर मार्शल ने इस मेथड को दिया है। इस मेथड में हम इलास्टिसिटी कैसे मेजर करते हैं, रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हम रेशो निकाल लेते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को परसेंटेज चेंज इन प्राइस से डिवाइड कर देते हैं। जब हम इसे खोलते हैं बच्चों, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग वाली डिमांड, ठीक है, इनटू परसेंट को खोला तो 100 लगा दिया। अब इसको खोलेंगे चेंज इन प्राइस को, सेम वैसे ही चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाली, शुरू वाली प्राइस, इनटू 100। इसके आगे हमेशा माइनस का साइन लगाते हैं, ये इसलिए क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, अगर एक बढ़ता है एक कम होता है, तो इस वजह से हम इसके आगे हमेशा नेगेटिव साइन लगाते हैं। अब देखिए, इसे मैं कैसे आगे एक्सप्लेन करूँगी। इनिशियल प्राइस को हम P से लिखते हैं, नई प्राइस को हम हमेशा P1 से लिखते हैं। इनिशियल क्वांटिटी को Q से लिखते हैं, नई क्वांटिटी को हम Q1 से लिखेंगे। अगर हमें चेंज इन प्राइस निकालना है तो इसे हम लिखेंगे डेल्टा P, ये डेल्टा साइन है, मतलब नई में से पुरानी प्राइस को माइनस कर दो। चेंज इन डिमांड निकालना है तो डेल्टा Q हो जाएगा Q1 माइनस Q, फिर नई में से पुरानी को माइनस कर दो। तो अब अगर मैं इसको इस फॉर्मूले में भरूँ, चेंज इन क्वांटिटी का Q1 माइनस Q अपॉन इनिशियल क्वांटिटी Q हो गई इंटू 100।
सेम वैसे चेंज इन प्राइस P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100। अब Q1 माइनस Q को देखिए डेल्टा Q लिख देते हैं, P1 माइनस P को हम डेल्टा P लिख देते हैं। इस फॉर्मूले में भर दिया मैंने, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, ये इसमें भर दिया। इसको मैंने सीधा करके कैसे लिखा, माइनस P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। तो ये फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी का। ये आपको इसके सम्स भी करने को आएंगे तो आप इससे अच्छे से डेरिवेशन करें। अब थर्ड मेथड आता है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या इसका अलग नाम है ग्राफिक मेथड, या हम इसे ज्योमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं। किसी भी नाम से ये मेथड को जाना जाता है। ये मेथड मेजर करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व पे कोई भी एक स्पेशल पॉइंट दिया हो, ये उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करने में काम होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट मेथड ऑफ मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे हम पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, मैंने बताया ग्राफिक मेथड भी बोलते हैं, पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, आप किसी भी नाम से इसको बोल सकते हैं। अब इस मेथड को हम एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम की हेल्प से। मान लीजिए ये देखिए मैंने आपको एक डायग्राम ले लिया, ये मैंने डायग्राम लिया हुआ है, इसकी हेल्प से हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए, दिस मेथड इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। हियर MN इज स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, P इसके ऊपर एक स्पेसिफिक पॉइंट है। जो P पॉइंट है वो डिवाइड करता है डिमांड कर्व को 2 सेगमेंट्स में, 2 पोर्शन में बांट देता है, एक ऊपर का पोर्शन, एक नीचे का पोर्शन। जो अपर सेगमेंट है उसे PM बोलते हैं, लोअर सेगमेंट PM, ये अभी दिखाऊंगी। तो इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर पोर्शन अपॉन अपर पोर्शन, या लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर PN है, अपर PM है, तो डिवाइड कर देंगे तो हमारी इलास्टिसिटी आ जाएगी। दिस मेथड इज़ यूज, ये कब यूज़ होता है, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट डिफरेंट पॉइंट्स। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग पॉइंट्स की निकालनी हो। अब डिमांड कर्व 2 तरह की हो सकती है, एक लीनियर डिमांड कर्व हो सकती है, एक नॉन लीनियर डिमांड कर्व भी हो सकती है। मान लीजिए लीनियर डिमांड कर्व है, लीनियर मतलब सीधी, ये सीधी डिमांड कर्व है। देखिए इसमें ये पॉइंट P हो गया आपका, अब ये PN लोअर पोर्शन है, ये PM अपर पोर्शन है, तो लोअर अपॉन अपर, ये हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेथड है। अब इस पे देखिए कैसे निकालते हैं इलास्टिसिटी। मान लीजिए हम इस पॉइंट पे P, तो लोअर पोर्शन अपॉन अपर दोनों बराबर हैं, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मान लीजिए B पॉइंट, B पे देखिए लोअर ये हो गया BN, अपर क्या हो गया BM, तो BN अपॉन BN, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला ज़्यादा, तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, लेस देन 1। मान लीजिए यहाँ पॉइंट है, तो ये लोअर ये अपर, लोअर ज़्यादा है अपर थोड़ा है, तो हमारी इलास्टिसिटी हो जाएगी ग्रेटर देन 1। अब आता है M पॉइंट की इलास्टिसिटी निकालो। M पे देखो लोअर ही लोअर है सारा, अपर तो कुछ भी नहीं है, MN अपॉन 0। किसी भी चीज़ के नीचे 0 आ जाए तो वो क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। अब आओ इधर, नीचे तो कुछ है ही नहीं N पॉइंट पे, ऊपर ही ऊपर है MN, 0 अपॉन कुछ भी हो, इलास्टिसिटी क्या होगी, 0। तो हम ऐसे इन 5 पॉइंट्स की इलास्टिसिटी निकालते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कब होगी, जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होगी। अब इसमें P मिड पॉइंट पे है, तो PN और PM दोनों बराबर हैं, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, तो हमारी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए इसी तरह से मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, अगर पॉइंट A पॉइंट P से ऊपर है तो लोअर सेगमेंट AN बिगर है, अपर सेगमेंट AM से अभी मैंने आपको बताया हमारी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। लेस देन यूनिटरी में क्या होगा, अगर पॉइंट B बिलो है लोअर सेगमेंट से, BN स्मॉलर है अपर सेगमेंट BM से, तो BN अपॉन BM लेस देन यूनिटरी हो जाएगा। 0 मैंने अभी बताया था N पे, जहाँ डिमांड कर्व हमारी X एक्सिस को टच कर रही है, वहाँ 0 अपॉन NM लोअर अपॉन सारे का सारा ऊपर वाला है, तो लोअर पोर्शन 0 है, तो हमारी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और लास्ट इलास्टिसिटी इनफाइनाइट कब होगी, पॉइंट M पर, जब हमारा जो डिमांड कर्व है वो Y एक्सिस को टच करता है, मींस लोअर पोर्शन हमारा NM है लेकिन अपर कुछ भी नहीं है, अपर सेगमेंट 0 है, तो हमारी किसी भी चीज़ के नीचे अगर 0 से डिवाइड करना हो तो उसका आंसर हमेशा इनफाइनाइट होता है, तो हमारी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। अब ये तो था लीनियर डिमांड कर्व। सपोज करिए आपके पास नॉन लीनियर डिमांड कर्व आ जाती है। अब नॉन लीनियर डिमांड कर्व का मतलब क्या है, आपकी डिमांड कर्व ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप इसे बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये इसकी शेप होती है, ठीक है। तो अगर ऐसी आ जाए तो अब हम इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम एक ड्रॉ कर लेते हैं
टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट को टच करके, जहाँ इलास्टिसिटी निकालनी है। मान लो मेरे को यहाँ इलास्टिसिटी निकालनी है, तो मैं यहाँ से एक ऐसे डिमांड का टेंजेंट ड्रॉ कर दूँगी। अब ये मेरा लोअर पोर्शन हो जाएगा, ये अपर हो जाएगा, और मैं इलास्टिसिटी निकालनी है। मान लो यहाँ निकालनी है, यहाँ से टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करूँगी तो ये लोअर हो जाएगा, ये अपर हो जाएगा। सपोज़ यहाँ निकालनी है, यहाँ से ड्रॉ कर लूँगी तो ये लोअर हो जाएगा और ये अपर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। व्हेन डिमांड कर्व इज़ नॉन लीनियर, जब डिमांड कर्व नॉन लीनियर हो, देन ड्रॉ अ टेंजेंट, एक टेंजेंट बनाइए टू टच द पॉइंट करते हुए, हुज इलास्टिसिटी इज़ टू बी फाउंड, जिसकी हमने इलास्टिसिटी निकालनी है। द पॉइंट विल डिवाइड द टेंजेंट इन 2 पोर्शन, उस पॉइंट से ये 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा, लोअर और अपर, और फिर हम इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। अब आता है डिफरेंस बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। आपने लॉ ऑफ डिमांड पिछले चैप्टर में पढ़ा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने इस चैप्टर में पढ़ा, तो इनका डिफरेंस आ जाता है। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, आपने अभी पढ़ लिया, इट इज़ द रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। सेकंड देखिए, इट शोज़ द क्वांटिटी हाउ मच प्राइस चेंज एंड डिमांड चेंज। ये हमें क्वांटिटी बताता है कि कितने प्राइस में चेंज हुआ, कितना डिमांड में चेंज हुआ। जबकि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है कि प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में कितना चेंज हुआ। इसकी 5 डिग्रीज आपने पढ़ी, लॉ ऑफ डिमांड की कोई डिग्री नहीं है, इसमें आपने कोई एक्सेप्शंस नहीं पढ़ी, लेकिन आपने इसमें पढ़ा था कि गिवन गुड्स जो हैं वो इसकी एक्सेप्शंस हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये तीनों मेथड्स आपके यहाँ फिनिश हो जाते हैं। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऐसे टाइप क्वेश्चंस में भी आ जाता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो पहला आता है नेचर ऑफ कमोडिटी, मतलब वस्तु की नेचर कैसी है, प्रकृति कैसी है। अब चीज़ें कई तरह की होती हैं, नेसेसरी गुड्स, आवश्यक वस्तुएं जो हमने लेनी है, जैसे नमक हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, मैच बॉक्स हो गई, ये चाहे प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, हम हर हालत में इन्हें लेंगे। तो इनकी डिमांड क्या होती है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक या इन इलास्टिक डिमांड भी इसे हम बोलते हैं। लग्जरीज, जो विलासिता की वस्तुएं हैं, जैसे एसी है, कॉस्टली फर्नीचर है, ये क्या है कि हमारी प्राइस के अकॉर्डिंगली इनमें चेंजेस आ जाते हैं, तो इनकी इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है। कंफर्ट्स, जो कि हमारी आरामदायक वस्तुएं हैं, जैसे मेल, कूलर, इनकी ना तो इलास्टिक होती है डिमांड, ना ही इन इलास्टिक होती है। जॉइंटली डिमांडेड गुड्स, इकट्ठी जो चीज़ों की डिमांड होती है, जैसे कार और पेट्रोल, तो इनकी डिमांड भी इन इलास्टिक है। कार है तो पेट्रोल हमें लेना ही पड़ेगा, तो ये इन इलास्टिक डिमांड है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर प्राइस के चेंज होने से, कम या ज़्यादा होने से आपकी डिमांड पे कोई चेंजेस नहीं आ रहे, मान लो मतलब लिटल से चेंजेस आ रहे हैं, तो आप कहोगे आपकी डिमांड इन इलास्टिक है। हर पॉइंट में ये चीज़ याद रखें। लेकिन अगर प्राइस में चेंज आने से डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, तो आप कहेंगे कि हमारी डिमांड इलास्टिक है। इस चीज़ को याद रखिए और सारे पॉइंट्स आपको करने आसान हो जाएंगे। अब देखिए सेकंड पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट्स का अवेलेबल होना। अब जिन गुड्स के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, मतलब हम अपनी डिमांड चेंज कर सकते हैं, वहाँ हमारी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक हो जाएगी। लेकिन जिन गुड्स के कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, हमें लेनी है, जैसे लिकर हो गई, सिगरेट्स हो गई, तो वहाँ क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक डिमांड हो जाएगी। नेक्स्ट आता है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़, हम यूज़ को पोस्टपोन भी कर सकते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ का कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकते हैं, तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसका कंजम्पशन पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है, क्योंकि हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय। अब लोगों की जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक हो जाएगी, क्योंकि वो कोई चेंजेस नहीं करेंगे। लेकिन जो मिडिल इनकम के लोग हैं वो चेंजेस कर लेते हैं, इसीलिए उनकी डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की आदत होना। ऐसी गुड्स जिनमें लोग हैबिचुअल हैं, जिनकी लोगों को आदत है, वहाँ इन इलास्टिक डिमांड होती है, जैसे सिगरेट, कॉफ़ी, इन इलास्टिक डिमांड है, लोग लेंगे ही लेंगे चाहे प्राइस कितनी भी हो। प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कमोडिटी, हम अपनी इनकम का कितना पार्ट किसी चीज़ पे खर्च कर रहे हैं। अगर हम बहुत थोड़ा सा पार्ट खर्च कर रहे हैं, जैसे टूथपेस्ट है, न्यूज़पेपर है, तो हमारी डिमांड इन इलास्टिक होगी। लेकिन अगर हम लार्ज इनकम
अपने पार्ट स्पेंड कर रहे हैं इनकम का, तो जैसे कपड़ों पे, स्कूटर पे, तो हमारी डिमांड इलास्टिक रहेगी। प्राइस लेवल, अगर ज़्यादा कीमत है तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, कम कीमत है तो डिमांड भी उसकी कम होगी, इलास्टिक। टाइम पीरियड, शॉर्ट पीरियड में हमारी जो डिमांड है वो हमेशा इन इलास्टिक है, हम उसको चेंज नहीं कर पाते, लेकिन लॉन्ग पीरियड में हमारी डिमांड हमेशा क्या होती है, इलास्टिक होती है। तो इससे आप इस वीडियो में ये लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है, इसे अच्छे से आप करें। थैंक यू।